क्लास 8 साइंस में हम लोग लेसन 7 तक फिनिश कर चुके हैं। लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायो का एक लेसन है, इसको आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेसन 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड अभी भी हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए थोड़ा सा जूम हो जाए बच्चों। लेसन 8 सेल स्ट्रक्चर में हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपने देखा होगा हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जो जीवित है, जैसे कि हम लोग, इंसान है ना, एनिमल्स, प्लांट। और नॉन लिविंग जैसे कि ये पेंसिल है ना, ये बुक, ये नॉन लिविंग है, ये इनका कोई जीवन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसको रोज़ खाने की ज़रूरत होती है या ये पेंसिल को रोज़ खाना चाहिए है ना, इसे आराम करना है। ये सामान है, वस्तु है, ऐसी है, ऐसी रहेगी। ठीक है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर लिविंग बीइंग कुछ बेसिक काम करता है। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन, जैसे कि ईटिंग है ना, खाना खाना, डाइजेशन करना है ना, बहुत सारे काम करता है। बेसिक फंक्शन बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म के। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। मतलब आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। हम यहाँ पर विच इज़ द सेल, ठीक है, जो कि सेल होता है। मतलब हर एक ऑर्गन, शरीर का हर एक जो हिस्सा है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है। उन छोटी छोटी चीज़ों को सेल कहते हैं। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, एक ब्रिक की तरह हो सकते हैं। ब्रिक्स आर असेम्ब्ड टू बी मेकिंग अ बिल्डिंग, जिनसे कि बिल्डिंग बनाई जाती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और सेल से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है बच्चों। डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस। ये कॉर्क क्या है बच्चों? कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। मतलब कोई पेड़ की छाल होती है ना, ट्री का जो बार्क होता है, उसके अंदर वाले हिस्से को किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस से, जैसे कि माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनसे देख रहे थे। एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही नोटिस्ड पार्टीशन्ड बॉक्सेस आर कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उन्होंने इस तरीके से कुछ पार्टीशन बॉक्स जैसे पार्टीशन बने हुए देखे, कुछ बॉक्स जैसे पार्टीशंस बने हुए देखे थे। ठीक है। These boxes appeared like a honeycomb. वो किसी honeycomb की तरह दिख रहे थे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall. है ना, कि एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स से एक दीवार के थ्रू अलग हुआ था, और पार्टीशन के थ्रू। Hook coined the term cell for each box. और उसने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया? उन्होंने हर एक बॉक्स को नाम दिया सेल। What Hooks observed as boxes are cells in the cork were actually dead cell. लेकिन उनको कैसे पता चला, या वो जो सेल थे वो डेड सेल थे, क्योंकि वो निकल चुके थे। आपने उन बार्क की छाल को अलग कर दिया था। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं या और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के सेल्स हैं, उनको देखा गया जब आपने माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरीज कर ली। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर फर्स्ट नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक्स के ऑब्जर्वेशन के 150 साल बाद तक भी कोई इतना खास नहीं जान पाया था। वी नो अ लॉट अबाउट सेल structure and its function because of improved microscopes having high magnification। तो improved microscopes की वजह से हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा
छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं, इसलिए हम लोग सेल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे हमारे शरीर के लिए सेल्स होती हैं। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड और सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइजेस। सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल द मेड अप ऑफ सेल। मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग तो दिखते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही बन के बना होता है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कठिन होते हैं समझने में कठिन का मतलब एक जैसे नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है। अनलाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, a hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cell? हैन के जो एग्स हैं वो आसानी से दिख सकते हैं। क्या ये सेल है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं? देखते हैं। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इट इज बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई। मतलब एक प्रकार के सेल ही होते हैं, लेकिन बड़े सेल्स होते हैं जिनको हम हमारी अनएडेड आइज मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल्स नंबर, शेप एंड साइजेस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स के नंबर, शेप और साइज में बहुत सारी वेराइटी शो की जाती है, देखी जाती है। हम उनको देखते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल को। दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। मतलब वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट या चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है। स्टेन्स डाइस आर यूज्ड टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं सेल के हिस्सों को। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप के होते हैं एंड डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर। उनके ऑर्गन का भी शेप, साइज, नंबर सब अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। कुछ के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन द ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या हम इसके अंदर कितने सेल है गिन सकते हैं क्या? द नंबर ऑफ रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप। ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, जिनको गिना नहीं जा सकता। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। हर एक सेल का जो ग्रुप होता है उसका काम अलग होता है, वो कुछ फंक्शन या कुछ काम को करता है, परफॉर्म अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन। 1,000 मिलियन जब मिलते हैं तो 1 बिलियन बनता है। और अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी बच्चों है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ऐसी बॉडीज जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। मल्टी यानी मेनी, सेलुलर यानी सेल। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of the organism। मतलब क्या है? less the number of the number of cells being less in a smaller organism। मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या कम होती है, जिससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो काम कैसे करते हैं। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर करोड़ों अरबों सेल होते हैं वो एक सिंगल सेल के साथ लाइफ चालू करता है।
विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जो कि एक अंडे के जैसा होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज, एक दूसरे से मिलते जाते हैं, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, मतलब डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, वो सेल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लुक एट द फिगर 8.3, ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का सेल होता है। ठीक है, जिनको कहते हैं यूनिसेलुलर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ उनके नाम है, यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर दिया है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम इसी के एग्जाम्पल है बच्चों। A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform, मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म भी वो सब काम करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। A single celled organism like amoeba captures and digested food, ठीक है, फूड को कैप्चर करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीट करता है, बड़ा भी होता है, ग्रो करता है, एंड रिप्रोड्यूसर, अपने जैसे नए न्यू वंस को भी प्रोड्यूस करता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, मतलब कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग कुछ सेल्स बने होते हैं। ठीक है, जो कि सेल्स मिल के बना लेते हैं टिश्यू, टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, और टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं बच्चों। तो शेप ऑफ सेल्स देखते हैं हम लोग। रिफर टू फिगर 8.3 है, 8.3 है फिगर जो था। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। मतलब इसके पीछे जो एक एग्जाम डायग्राम दिया हो बच्चों अमीबा का, ये जो दिख रहा है ये अमीबा का डायग्राम है। इसको देख के आपको लग सकता है कि अमीबा का कोई शेप रेगुलर नहीं है। कैसा नहीं है? कोई रेगुलर शेप नहीं होता। इनफैक्ट उसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या मतलब हुआ बच्चों इनका? मैं समझा देता हूँ आपको, डायग्राम में समझाना पड़ेगा। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके पैरों के निशान दिख रहे हैं। ये इसके पैर होते हैं बच्चों, एक्चुअली होते नहीं है, माना जाता है ना। ये जो प्रोजेक्शन है ये चेंज होते रहते हैं, इनके साइजेस बड़े होते रहते हैं, है ना। कभी ये अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर होते हैं, कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, नकली पैर दिखाने वाले। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, तो ये नकली फीट होते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7th दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड, मतलब जब अमीबा चलता है या वो खाना खाता है, फीड करता है। तो व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डेराइव बाय चेंजिंग शेप, उसके शेप चेंज होने से उसको क्या होता है, क्या बेनिफिट है? The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food, मतलब जिससे कि वो मूवमेंट कर सकता है और अपने फूड को कैप्चर कर सकता है। A white blood cell WBC in human blood is another example of single celled, हमारे शरीर के अंदर जो WBC होते हैं ब्लड के अंदर, वाइट ब्लड सेल यानी WBC ह्यूमन ब्लड के अंदर होते हैं। अनादर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। बट वाइल WBC इज कॉल्ड अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म। WBC एक सिर्फ सेल है बच्चों,
जबकि अमीबा क्या है, एक पूरी जाति है, ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, जो कि अकेले रह सकता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल, मतलब शेल का शेप कैसा हो सकता है, अगर हमारे अंदर करोड़ों सेल्स हैं तो उनका शेप कैसा हो सकता है। तो उसके शेप कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमें कुछ गिवन है, इस टाइप के सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ये भी एक टाइप का सेल है बच्चों। पहला वाला जो स्फेरिकल ये वाले सेल हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, या रेड ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं कहीं कहीं। ये जो स्पिंडल शेप है ये मसल का सेल है, ये बी वाला, ये मसल्स के सेल होते हैं, मसल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में। और ये जो है ये नर्व का सेल होता है, नसों में जो सेल होता है नर्व का सेल है बच्चों, इसे नर्व सेल कहते हैं, या न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। सो जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। राउंड होते हैं, है ना, गोल होते हैं, स्फेयर होते हैं, या लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि फिगर 8.4 में दिया है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, कुछ लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं बोथ एंड्स, मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं लंबे भी होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग है और इधर भी पॉइंटेड है, इधर भी पॉइंटेड है, जैसे कि मसल सेल। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, उनका स्पिंडल जैसा शेप होता है। सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल ज़्यादा ही लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल, कुछ ब्रांच सेल भी होते हैं, जैसे कि ये नर्व सेल, ब्रांचिंग होती है ना बच्चों इसमें, देखिए, ठीक है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस, नर्व सेल क्या करता है, रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है मैसेजेस, मतलब हमारे ब्रेन से जो मैसेजेस आते हैं वो बॉडी में ट्रांसमिट करता है। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन सेल करते हैं। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप, क्या आपको पता है कि शेप का, सॉरी, सेल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उसको शेप देता है, उसका डिज़ाइन दिखाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, मतलब सेल के जो हिस्से होते हैं वो सब एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये जो मेम्ब्रेन है प्रोवाइड करती है शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की सेल्स को शेप प्रोवाइड करती हैं, या एनिमल की सेल्स को भी यही शेप प्रोवाइड करते हैं। कौन, जो मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, लेकिन जो प्लांट होते हैं बच्चों, उनके जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक और प्रकार की कवरिंग होती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल की सेल्स में नहीं होती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, जो कि शेप भी देती हैं और रिजिडिटी देती है, मतलब उसको हार्ड बनाते हैं, या ये हार्ड तो नहीं कह सकते पर उसको मजबूत बनाते हैं, हार्ड मत कहिए, मजबूत बनाते हैं, रिजिड यानी थोड़ा सा मजबूती देती है। फिगर 8.7 बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके सेल्स में भी सेल वॉल होती है। साइज ऑफ सेल्स, सेल्स का साइज कैसा होता है। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर के 10 लाखवें पार्ट, यानी 1 मिलियन पार्ट, यानी 1 मीटर डिस्टेंस जो होती है उसके अगर 10 मिलियन पार्ट कर दें तो उतना छोटा होता है एक सेल। इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं। और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, या कुछ सेंटीमीटर का भी हो सकता है।
हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादातर सेल जो होते हैं मैक्सिमम वो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, और उनको खुली आंखों से नहीं दे सकते, है ना। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा सेल 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, जो कि बैक्टीरियाज में होता है। और लार्जेस्ट सेल जो है मेजरिंग 170 mm से 130 mm इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ठीक है, एक्टिविटी बताइए। बॉयल अ हैंस एग, रिमूव द शेल, व्हाट यू ऑब्जर्व, है ना। अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग एंड द येलो पार्ट इज यॉक, इट इज द पार्ट ऑफ सिंगल सेल, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, मतलब ये एक ऐसा सेल है सिंगल सेल जिसको बिना किसी डिवाइस के हम देख सकते हैं। ठीक है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन ए रैट, सो द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विथ द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एलिफेंट बड़ा साइज का मतलब एनिमल है, तो क्या वो चूहे जैसे छोटे एनिमल से उसके सेल्स एलिफेंट के सेल्स जो रैट के सेल्स होते हैं उससे बड़े होंगे क्या। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विथ द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, मतलब प्लांट और एनिमल के बॉडी के साइज के ऊपर उनके सेल्स का कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट इज बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, मतलब रैट के अंदर जो सेल्स होंगे कि वो एलिफेंट से ज़्यादा बड़े हों या एलिफेंट के रैट से ज़्यादा बड़े हों। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, उसके काम से जुड़ा होता है, सेल का साइज उसके काम से जुड़ा होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, मतलब नर्व सेल जो है वो एलिफेंट और रेट दोनों में कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, जैसा कि ह्यूमंस का दिखाएगा। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो एक ही तरीके का काम करते हैं, दैट इज ट्रांसफरिंग मैसेजेस, मैसेज ट्रांसफर करने का। सो क्लास नाउ टाइम टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन मतलब जैसे बच्चों हमारा स्टमक है ना, हमारा हार्ट, ये सब ऑर्गन्स है हमारे लिए, किडनी। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच इज टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमने क्लास 7 में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में समझा था और पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर ऑर्गेनिज्म जो है या हर ऑर्गन जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एंड मिनरल्स, लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, और जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती है ना, रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसिस ऑफ फूड, खाना बनाने में हेल्प करती हैं। सो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू, मतलब हर एक ऑर्गन जो है वो छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से, पीसेस से, मतलब पार्ट से, जिनको टिश्यूज़ कहते हैं। अ टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि कोई स्पेशल काम करते हैं, कोई स्पेशल काम करते हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका मतलब
सबसे छोटी यूनिट हमारे शरीर की या ह्यूमन बीइंग की सेल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के हिस्से। पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन बच्चों। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। सेल के मेन हिस्सों में क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। फिगर 8.7 में दिए, चलो पहले देख लेते हैं। चलिए ये रहा 8.7 फिगर। ये देखिए बच्चों, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। ये देखिए, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है सेल का। और ये जो बाकी पूरा हिस्सा है न्यूक्लियस को छोड़ के, जो बाकी ये सब येलो येलो कलर का दिख रहा है ना बच्चों, ये पूरा हमारा कैसा है? साइटोप्लाज्म। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आगे पढ़ेंगे, जैसे वैक्यूल होता है ना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मेन 3 पार्ट होता है, न्यूक्लियस, उसके पूरा बाहर साइटोप्लाज्म, और इनको प्रोटेक्ट करने वाली सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम द वन अनादर, मतलब दो अलग अलग सेल को एक दूसरे से दूर रखने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो दोनों सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर रखती है। एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और अपने आसपास के मीडियम से भी दूर रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउ, इसके अलावा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ, जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस मतलब उससे थोड़े बहुत छेद होते हैं। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब वो मटेरियल को अंदर और बाहर होने देती है, ये उसका काम होता है। एक्टिविटी 8.3, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक एन ओनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील, मतलब उसके छिलके हटा दीजिए। रिमूव द ड्राई पिंक, you can easily separate these from the fleshy white layer of bulb with the help of forceps or even with your hand, अपने हाथों से या दूर कर सकते हैं। You can also break the onion bulb and separate out thin layer. Place a small piece or the thin onion peel in a drop of water on a glass plate, मतलब पानी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डालना है हमको, बहुत छोटा सा ऑनियन का, ठीक है, और उसको किसी ग्लास की प्लेट पर रखना है। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप्स, मतलब ब्लेड की हेल्प से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, मतलब क्या करिए, उसके ऊपर एक मिथाइलिन ब्लू नाम का सॉल्यूशन होता है, उसको उस लेयर के ऊपर रखिए। प्लेस द कवर स्लिप ऑन इट, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखिए। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप, कोई एयर का बबल नहीं आना चाहिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ एंड लेबल यू मे कंपेयर इट विथ, मतलब इसको आप लेबल कीजिए, है ना, या उसका डायग्राम बनाइए और देखिए, तो आप क्या देखोगे कि आपको इस टाइप की ड्राइंग या कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ये ऑनियन पील का ऑब्जर्वेशन है। सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ऑनियन पील, ऑनियन जो है ना, प्याज कहते हैं इनको, प्याज के जो पील होती है उस चीज़ के सेल बच्चों हैं ये। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो बाउंड्री दिख रही है ना सेल्स की, ये इधर अलग है, ये अलग है, तो ये बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय अनादर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, है ना, उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल कहा जाता है। द सेंट्रल
डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। बीच में एक गोल गोल हिस्सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये न्यूक्लियस होता है बच्चों। क्या होता है ये? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। द जेली लाइक सब्सटेंस, जेली जैसा कोई सब्सटेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ये एक सेल समझाऊँ, ये आपका पूरा एक सेल हो गया, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये बाकी जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इधर वाला और ऑल दैट दीज एरिया आर साइटोप्लाज्म। सबको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। प्लांट के जो सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल क्यों होती है बच्चों? ये क्वेश्चन बोझों के दिमाग में आया, सही क्वेश्चन आया वैसे। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सेल को शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक और थिक लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर, ये एक्स्ट्रा जो है, एडिशनल यानी एक्स्ट्रा लेयर जो है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। मतलब अलग अलग मौसम में बने रहने के लिए, टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड को झेलने के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को झेलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इनसे बचाने के लिए सेल वॉल होती है बच्चों। किस चीज़ से बचाने के लिए? प्लांट सेल को टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए सेल वॉल होती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं मूव नहीं कर सकते। जैसे इंसानों को ठंड लगती है बच्चों तो वो कपड़े पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आप प्लांट को तो हर मौसम को झेलना होता है एक ही जगह खड़े होकर। सो सेल्स कैसे होना चाहिए? टफ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, इसलिए उनको सेल वॉल दी जाती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेंशिया, एलोडिया और रोहोडिया। इस टाइप के जो प्लांट की लीव्स हैं इनके अंदर भी देखा जा सकता है आसानी से। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। जैसा कि आपने ओनियन की स्लाइड बनाई वैसे हर चीज़ की स्लाइड आप बना सकते हो। पहली आस्क भोजो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। क्या उसने कभी एनिमल के सेल को देखा है? जो हम आपको दिखाते हैं ह्यूमन चीक सेल। क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन्स, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये सर्कल के बाहर का, ये जो है न्यूक्लियस है। ये जो बाहर की ये एरिया है बाहर का, ये वाला, ये होता है साइटोप्लाज्म और ये है हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। वेरियस अदर कंपोनेंट, और भी जो दूसरे कंपोनेंट है, चीज़ें होती है, और ऑर्गेनल्स, जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। दीज आर, जैसे कि क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनल्स हैं। मतलब ऑर्गेनल्स यानी एक प्रकार के सब्सटेंसेस कह सकते हो इनको, या छोटे छोटे पार्टिकल कह सकते हो कि ऑर्गेनल्स कहते हैं इनको। ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस इन लिविंग सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल, कैसा होता है? स्फेयर होता है, गोल होता है, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, जो कि सेल के सेंटर में रहता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं।
न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है सेपरेटेड होता है किससे? साइटोप्लाज्म से अलग होता है बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म जो, देखो आपने क्या देखा कि ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस है और ये बाहर साइटोप्लाज्म है, तो ये दोनों को भी आपस में ना मिलने दे सके, इनको ना मिलने दे, इसके लिए यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। वो क्या करता है? पोरस भी होता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को। मतलब न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बाहर आने दे सकता है और बाहर के मटेरियल को न्यूक्लियस में जाने दे सकता है। ठीक है। बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस with a microscope or higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus, it is called nucleus। मतलब हम न्यूक्लियस के अंदर भी किसी अच्छे से माइक्रोस्कोप से, कोई बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर हायर हो, मैग्निफिकेशन है ना बड़े करने की पावर, सो वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी। तो हम कोई छोटी सी स्फेरिकल बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज कैरी जेन्स, मतलब जेन यानी होता है जेनेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपके गुण, जेनेटिक गुण मतलब जो हमारे साथ हमारे बचपन से होते हैं। जैसे आपके अंदर आपके कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ या गुण होंगे जो आपके फादर से मिलते जुलते हैं, है ना। आपके फादर के अंदर भी कुछ ऐसे जेन्स या गुण होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि वो उनके फादर से मिले होंगे या उनकी मदर से मिले होंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जनरेशन या जेन्स कैरी करके चलते हैं एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो हमारे इंसानों की प्रॉपर्टी हमारे बच्चों में और उनकी उनके बच्चों में, मतलब एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे में नहीं, मतलब हमारे पेरेंट्स से बच्चों में जो प्रॉपर्टीज जाती हुई उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम्स कब देख सकते हैं? जब सेल हमारा डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है, मतलब जब सेल्स डिवाइड होते हैं बच्चों, जब सेल एक जैसे नए सेल प्रोड्यूस करते हैं, तब ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, देख पाते हैं हम इनको। क्या होते हैं जेन? जेन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इंसानों के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजना, मतलब आपसे आपके बच्चों में, उनसे उनके बच्चों में ये चीज़ें भेज पाना। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। मतलब ये कंट्रोल करती है, प्रॉपर्टीज भेजती है इन पेरेंट्स से अपने बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे होते हैं यहाँ पर। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देम कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। मतलब आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपके अंदर होती ही है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। तो हो सकता है आपकी आंखें भी ब्राउन हो, है ना, कि अगर आपके पेरेंट्स की आंखें हैं। इफ़ योर मदर हैज़ करली हेयर सो यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग करली हेयर। तो हो सकता है आपके हेयर भी करली हो। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन मदर और फादर दोनों के जनरेशन या जेन्स मिलने से हो सकता है प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज हो जाए, लेकिन पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बच्चों में होती है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू दिस रोल इन इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस भी इनहेरिटेंस में रोल करता है। एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब इनहेरिटेंस के अलावा भी वो बहुत सारे काम करता है, जैसे कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर का सारा हिस्सा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मतलब इसके दो हिस्से हैं,
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर कहें तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म को किसी सेल का लिविंग सब्सटेंस कहते हैं। पहली wants to know if the structure of nucleus is the same in cells of plant and animal and bacteria। क्या वो जानना चाहती है कि प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं क्या सबका शेप साइज सब एक जैसा होता है क्या, या अंदर का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है क्या। तो पीछे के पेज में मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ऑर्गेनाइज मतलब जमे हुए नहीं होते। लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इंसानों के या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टी सेल्स हैं उनकी तरह। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब उनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिले होते हैं। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कार्योन मतलब न्यूक्लियस, मतलब बिल्कुल बेसिक न्यूक्लियस होता है उनका, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। द सेल्स लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज यूकैरियोटिक। मीन्स कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, मतलब मैक्सिमम सेल ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन लगी होती है बीच में, जिसे इस टाइप के सेल जो होते हैं उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गो को छोड़ के बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स ही होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, यूकैरियोट्स ही होते हैं। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हमने माइक्रोस्कोप से किसको देखा, ओनियन के सेल्स को देखा। डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, क्या आपको कुछ खाली जगह दिखाई दी इन द साइटोप्लाज्म। इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, इनको वैक्यूल कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कुछ देर पहले ही आपको जब एक डायग्राम दिखाया था, ये जो खाली जगह होती है इनको वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल, मतलब ये छोटा हो सकता है, एक हो सकता है, या बहुत बड़ा भी हो सकता है। चीक सेल्स है स्मॉलर वैक्यूल, चीक सेल्स में जो होते हैं छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल, प्लांट के सेल में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होता है ना, वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। एनिमल्स के सेल्स में, यानी एनिमल में बच्चों, इंसान भी एनिमल में ही आते, ध्यान रखिएगा, तो बहुत छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, मतलब आपको बहुत सारी छोटी छोटी कलर बॉडीज दिखाई दी होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रेडिनशिया लीफ दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं। ऑफ द लीफ सेल दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, तो पत्तियों के सेल्स में जो ये होते हैं इनको प्लास्टिड कहते हैं। कलर सब्सटेंस होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, उनमें से कुछ ग्रीन कलर के होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर एक ग्रीन कलर का मटेरियल फिल होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है बच्चों। और ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं, है ना, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, वो पत्तियों को हरा कलर देते हैं, ग्रीन। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो हमारे खाना बनाने के लिए, यानी
एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी होता है। कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल का कंपेरिजन। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। चलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये देखिए क्या मेन डिफरेंस है बच्चों। ये देखो, ये सेल वॉल जो है बाहर, यहाँ पर आपको सिंगल कवर दिख रहा है, यहाँ डबल कवर दिख रहा होगा। अंदर जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर की कवरिंग होती है बच्चों, यहाँ पर 2 कवरिंग दिख रही है ना, वो सेल वॉल है। वो हमारे प्लांट्स में, मतलब प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। बाकी दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में वैक्यूल होते हैं, साइज़ का फ़र्क होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल है, इसमें बड़ा होता है। ठीक है, ए में प्लांट सेल, बी में एनिमल सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट। ठीक क्लास, तो यहाँ पर ये हमारा लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए लेसन के बारे में बात करूँगा, या फिर इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा।